जैसा कि अभी संचालक महोदय और श्याम सर कह रहे थे कि ये जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है, इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने से तात्पर्य ये है कि जब बच्चे किसी भी घटना को घटते हुए देखें तो वो उस बात पर विचार करें, सोचें कि वो घटना क्यों घट रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे के कारण को उद्घाटित करने का प्रयास करें। और हमारा बच्चा ऐसा होता भी है। अगर हम देखें तो मनोविज्ञान ये कहता है कि बच्चा हमारा बेहद जिज्ञासु होता है और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी जिज्ञासाओं को हम लोग मारते जाते हैं। बच्चे के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, बहुत सारे प्रश्न वो करता है, यद्यपि उसके सारे प्रश्नों का जवाब हमारे पास नहीं होता है, इसलिए कई बार हम उसको ऐसी चीज़ों में उलझा देते हैं जो उतना प्रोडक्टिव नहीं होता जितना कि उसके द्वारा किए गए प्रश्न। प्रोफेसर यशपाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक कार्यशाला में उनको सुनने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है उसका 80% मैंने बच्चों के प्रश्नों से सीखा है। बच्चे जो प्रश्न करते हैं उससे मैं सीखता हूँ। उन्होंने कहा कि कुछ प्रश्न आपके सामने हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले किसी घर में एक माँ थी, उनको सिर दर्द हुआ तो उन्होंने एक गोली रखी हुई थी, वो गोली उठाकर खा लिया। बच्चा देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। थोड़े दिन बाद माँ के पैर में दर्द हो रहा था, माँ ने फिर वही गोली उठाई और खा लिया। बच्चे ने फिर ऑब्जर्व किया। तीसरी बार फिर उसने देखा कि माँ को कमर में दर्द हो रहा था, फिर वही गोली उन्होंने उठाई और खाई। फिर बच्चे ने माँ से पूछा कि माँ इस गोली को कैसे पता चलता है कि दर्द कहाँ हो रहा है? आप एक ही गोली खाती हैं, गोली को कैसे पता चलता है कि दर्द कहाँ हो रहा है और ये जाके दर्द को ठीक कर देती है? तो ऐसे सवाल का जवाब हो सकता है माँ के पास न रहा हो, लेकिन बतौर विज्ञान शिक्षक हम लोगों के पास होते हैं जवाब, हम जवाब दे सकते हैं। बच्चे ने भूगोल के शिक्षक से पूछा जब वो पढ़ा रहे थे कि धरती गोल होती है, तारे गोल होते हैं, चांद गोल है, सूरज गोल है, तो उसने प्रश्न पूछा कि वे सब गोल ही क्यों है? कोई चौकोर क्यों नहीं है, कोई तिकोना क्यों नहीं? बहुत सारी आकृतियां हमारे आसपास हैं, सब गोल ही क्यों है? इस बात का जवाब भी हो सकता है तत्कालीन समय में शिक्षक के पास न रहा हो, लेकिन बतौर विज्ञान शिक्षक हमारे पास इन चीजों के जवाब होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सारी चीजें गोल ही क्यों हैं? क्या हमारे किसी साथी के पास इस बात के बारे में विचार किया है या सोचा है किसी ने? सर, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, बच्चे को मान लीजिए बच्चा छोटा सा बच्चा है, कैसे समझाया जाए ग्रेविटेशनल फोर्स? बच्चा छोटा है, अभी ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम लोग बड़े लोग जान लेते हैं, छोटा बच्चा कैसे समझे कि गोल क्यों है? अगर हम बच्चों को बुलाएं, सभी बच्चों को, और कहें कि हर बच्चा ये कोशिश करेगा कि सब मेरे सबसे ज्यादा नजदीक पहुंचने का प्रयास करें, सारे बच्चे, मैं खड़ा हूं और सब बच्चे कोशिश करें कि मेरे सबसे ज्यादा करीब आ जाएं, तो कौन सा शेप बनेगा? शेप जो बनेगा वो सर्कल की जैसा ही बनेगा। मदारी जब खेल दिखाता है तो किसी से कहता नहीं है कि कोने में खड़े होइए, क्योंकि उसके खेल का आकर्षण ऐसा होता है कि जो भीड़ जमा होती है वो सबसे नजदीक से उसका खेल देखना चाहती है, इसलिए वहां भी जो घेरा बनता है वो गोल बन जाता है। ऐसे ही ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं उनका आकर्षण उसके केंद्र में है, इसलिए वो खींच करके जो आकार बनाता है वो गोलाकार बना देता है। ऐसे अनेकों प्रश्न हैं जिसका जवाब हमसे बच्चे पूछते हैं और हमारे पास जवाब नहीं होता है तो हम डांट के चुप करा देते हैं और कहते हैं टेबल याद है? फालतू की बात पूछते रहते हो, होमवर्क किया है? जो कि उतना प्रोडक्टिव नहीं है जितना कि उसके द्वारा ये सोचना कि ये क्यों हो रहा है। तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस इसी बात की पहल करता है कि बच्चे अपने स्थानीय परिवेश में जो कुछ भी घट रहा है उसके बारे में वैज्ञानिक और तार्किक चिंतन करें। तो एक पीपीटी के माध्यम से आपके सामने ये सारी चीजें मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ये जो कार्यशाला चल रही है, इसका अगर हम प्लान देखें तो हम लोग सबसे पहले NCSC के बारे में जानेंगे कि क्या है, और काफी कुछ हम लोगों ने जान लिया है, थोड़ा बहुत पीपीटी के माध्यम से आपके सामने आएगा। फिर हम बात करेंगे कि इस वर्ष के लिए हमारी फोकल थीम क्या है,
और उस फोकल थीम के अंदर सब थीम कौन कौन सी हैं और उन पे क्या क्या काम किया जा सकता है, उन थीम के अंतर्गत कौन कौन सी समस्याओं या कौन कौन से प्रश्नों को स्थान दिया जा सकता है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि जब कोई बच्चा या कोई टीम किसी समस्या पर कार्य करने जाएगी तो किस तरह से अपने कार्यों को पहले एक रफ वर्क में करेगी, जिसको हम लोग लॉग को कहते हैं, तो वो कैसे किया जाएगा उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। फिर बातचीत करेंगे कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी रिपोर्ट कैसे बनाई जाएगी, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद जो 4 तरह के चार्ट होते हैं उनका प्रिपरेशन कैसे होगा, और फिर हम बात करेंगे कि बच्चों द्वारा जब उसका प्रस्तुतिकरण करना होगा तो किस तरह से बच्चे उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। जैसा कि योगेश जी बता रहे थे, हमारी आपकी भूमिका आज सिर्फ इतनी है कि इन चीज़ों को हम लोग जानें, समझें और जा करके अपने क्षेत्र में, खासतौर से हमारे जो बेसिक के शिक्षक साथी हैं या आरपी साथी हैं, उनका सभी शिक्षकों से मिलना जुलना होता है, तो सभी शिक्षकों तक ये बात पहुंचाएंगे और सभी को प्रेरित करेंगे कि वो अपने बच्चों को इन चीज़ों से अवगत कराते हुए बच्चों को प्रेरित करें कि वो किसी स्थानीय समस्या को जो कि इस थीम और सब थीम के अंदर आती हो उसको चुने और उस पर प्रोजेक्ट वर्क करने का प्रयास करें। तो ये सारी चीज़ों को हमको आज समझना है और आगे जाके डिलीवर भी करना है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि एक एक चीज़ को ध्यान से अगर समझ लेंगे तो बहुत आसानी होगी। इस विषय में पहले भी बहुत सारे काम किए गए हैं और इसी फोकल थीम पर पिछले साल भी काम हुआ है, जैसा कि श्याम सर ने अभी आपको बताया। आगे बढ़ते हैं सर। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में कौन भाग ले सकता है? सबसे पहले तो यही प्रश्न है कि कौन से बच्चे हैं जो इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी बच्चा जो 17 वर्ष से कम की उम्र का होगा, और ये 17 वर्ष की उम्र इस वर्ष के 31 दिसंबर को उसका कट ऑफ डेट है। कोई भी बच्चा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि वो बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता ही हो, वो कोई भी बच्चा जो 17 वर्ष से कम उम्र का होगा वो इस राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में अपनी परियोजना, अपना प्रोजेक्ट बनाकर प्रस्तुत कर सकता है, अगर उसके अंदर इसकी समझ है या उसने अच्छे परियोजना का निर्माण किया है। और इसमें 2 तरह के ग्रुप हैं। जूनियर ग्रुप, जो कि 1 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों का जूनियर ग्रुप होगा, 10 से 14 वर्ष का, 10 वर्ष से 14 वर्ष का जो बच्चा होगा वो जूनियर ग्रुप में आएगा, और 14 वर्ष से फिर 17 वर्ष का जो बच्चा होगा वो सीनियर ग्रुप में आएगा। 2 समूहों में बांटा गया है। ये अंतर सिर्फ इसलिए है कि जब वो प्रोजेक्ट प्रस्तुत करेंगे तो परियोजना प्रस्तुत करने में थोड़ा सा अंतर होगा। एक के लिए थोड़ी रियायत है, जो जूनियर समूह का बच्चा है थोड़े कम शब्दों में अपनी परियोजना को प्रस्तुत कर देगा, और सीनियर समूह के बच्चे के लिए शब्दों की जो सीमा है थोड़ी ज़्यादा रखी गई है। सबसे पहले हमको ये जो फोकल थीम है या जो सब थीम है इस पर बातचीत करनी है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो कुछ भी करता है बच्चों के लिए कर रहा है, बच्चों में वैज्ञानिक सोच या वैज्ञानिक चिंतन को विकसित करने के लिए कर रहा है। इस संदर्भ में आपको पता है कि अभी जल्दी ही पूरा विश्व जो है एक विशेष प्रकार की महामारी से ग्रसित था, कोविड महामारी, और इसने हमारे जीवन में बहुत सारे अवरोध उत्पन्न किए, और यहाँ से दुनिया भर ने ये सोचना शुरू किया कि कहीं ना कहीं हमारे द्वारा हमारे पारितंत्र को भारी नुकसान पहुंचाया गया है, जिसकी वजह से इस तरह की महामारियां हमारे सामने आ रही हैं। तो पारितंत्र को नुकसान न पहुंचे इसके लिए काम कैसे किया जाए, इस संदर्भ में मानव कल्याण और जैव विविधता संरक्षण तथा सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021 से 30 को, वर्ष 2021 से लेकर के 30 तक का जो दशक है इसको घोषित किया गया है पारिस्थितिकी तंत्र का पुनरुद्धार का वर्ष। ये दशक जो है हमारा जो इकोसिस्टम है उसको फिर से रीबिल्ड करने के लिए ये दशक लिया गया है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारा जो फोकल थीम है जो पिछले साल था वही इस साल भी रखा गया है, और वो फोकल थीम है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अपने पारितंत्र को समझना। यानी
अपने इकोसिस्टम को इस बात के लिए जानना ताकि लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे और लोगों का कल्याण हो सके। हेल्थ और वेल बीइंग के लिए इकोसिस्टम को समझना ये हमारा मुख्य विषय है। इस मुख्य विषय के अंदर जाने से पहले हम बात करें पारितंत्र की। अभी छोटी बच्चियां यहाँ थी, उन्होंने बाइलिंगुअल होकर के पारितंत्र के बारे में थोड़ी सी बातें कही थी। जब पारितंत्र या इकोसिस्टम की बात आती है तो हमारा जो पारितंत्र है वो दो हिस्सों में बंटा हुआ है। उसका एक जैविक घटक है और दूसरा अजैविक घटक है। जैविक और अजैविक, बायोटिक और अबायोटिक दो कंपोनेंट हैं। और जो जैविक घटक है उसको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। जैविक घटक में सबसे पहले आते हैं हमारे उत्पादक, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या कह लीजिए कि बाकी सबके लिए भोजन बनाते हैं, जो उत्पादक होते हैं। उसके बाद दूसरी श्रेणी जो होती है वो उपभोक्ता की होती है, कंज्यूमर्स होते हैं जो कंज्यूम करते हैं। उसमें भी कैटेगराइजेशन किया गया है, उधर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। इसके बाद तीसरा जो आपका हिस्सा है वो है डिकम्पोजर, यानी अपघटक, जो चीजों को अपघटित करके फिर से मिट्टी में मिला देता है। और जो आपका अबायोटिक कंपोनेंट है यानी अजैविक घटक है, उसके भी 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा है इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक हिस्सा है, अकार्बनिक पदार्थों से बना हुआ हिस्सा, और दूसरा है कार्बनिक पदार्थों से बना हुआ हिस्सा, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जलवायुवीय कारक जितने हैं हमारे, जो भी जलवायु है या जितना कुछ भी मौसम का परिवर्तन हो रहा है और जलवायु में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वो सब भी हमारे इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बनाने का काम करते हैं। तो एक सबसे खास बात है कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो जब तक स्थिर है तभी तक हमारे लिए अच्छा है। अगर इकोसिस्टम की स्थिरता जो है बिगड़ती है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक साबित होती है, हमको परेशानी होती है। तो इसीलिए जो सबसे पहला सब थीम रखा गया है वो रखा गया है अपने पारितंत्र को समझना। बच्चा अपने पारितंत्र को समझने का प्रयास करे। पारितंत्र देखिए, जैसे मैंने जो इकोसिस्टम की बात की, एज ए होल मैंने बात की। अब अगर हम बात करें तो छोटे छोटे इकोसिस्टम भी होते हैं। जैसे कहीं पे एक गड्ढा है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो उस गड्ढे के आसपास भी एक इकोसिस्टम, एक पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो तैयार हो जाता है। ऐसे ही स्थानीय स्तर पे बहुत तरह के इकोसिस्टम होते हैं जो जीवधारियों के लिए, मनुष्यों के लिए आवश्यक होते हैं। देखिए, मनुष्य जो होता है उसको खास तौर से जो चीजों की जरूरत है वो जरूरत है भोजन यानी पोषण, आश्रय और जलवायुविक जो चीजें हैं इन्हीं की जरूरत है। और अगर इन चीजों में दिक्कत होती है तो मनुष्य के साथ साथ अनेक जीवधारियों को भी परेशानी होती है। तो बच्चे से ये अपेक्षा की जा रही है इस थीम के अंदर कि उसका अपना जो स्थानिक पारितंत्र है उस पारितंत्र को समझने का प्रयास करे बच्चा। ये जो फोकल थीम है इसके अंदर बच्चे अगर प्रोजेक्ट बनाना चाहें तो बहुत तरह के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे वो देख सकते हैं कि उनके यहाँ कहीं पर जो एक्वेटिक इकोसिस्टम बना हुआ है, मान लीजिए पानी भरा हुआ है, वहाँ कोई इकोसिस्टम है, उसके नफा नुकसान के बारे में वो अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। सोच सकते हैं कि ये जो पारितंत्र है, इस पारितंत्र से यहाँ जीव जंतुओं और यहाँ के रहने वालों को क्या फायदा हो रहा है। ऐसे ही उनके आसपास जो भी पारितंत्र है, जो भी चीजें हैं, इकोसिस्टम है, उसके बारे में वो वैज्ञानिक तरीके से सोच करके परियोजना का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा विषय है स्वास्थ्य, पोषण व कल्याण को प्रोत्साहित करना। फास्टरिंग हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड वेलबीइंग। स्वास्थ्य, कल्याण और पोषण को प्रोत्साहित करने की बात है। अब ये बहुत खास हिस्सा है। अगर हम WHO की बात करें तो WHO ये कहता है कि स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर रोग नहीं है, आपके अंदर रुग्णता की कमी स्वास्थ्य या स्वस्थ होने का लक्षण नहीं है, बल्कि स्वस्थ होने का लक्षण है कि आप अच्छी सोच रखते हैं, अच्छे से जीवन यापन करते हैं, अच्छे ढंग से जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो ये स्वस्थ होने की निशानी है। केवल रोग की अनुपलब्धता ही आपके स्वस्थ होने की निशानी नहीं होती है। साथ ही साथ अगर वेल बीइंग की बात करें यानी कल्याण की बात करें तो वेल बीइंग का मतलब ये होता है कि अच्छा सोचना और अच्छे से काम करना।
और इन सब चीजों की अगर बात करें तो इसमें 3 घटक शामिल होते हैं हमारे। एक हमारा बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, दूसरा हमारा सोशल कंपोनेंट है और तीसरा हमारा साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है। तो ये तीनों कंपोनेंट मिलकर के हमारे स्वास्थ्य और हमारे वेल बीइंग का निर्माण करते हैं। तीनों घटक में से अगर कहीं पर समस्या होगी तो निश्चित तौर पे हम स्वस्थ की श्रेणी में नहीं आएंगे। हो सकता है बायोलॉजिकली हम बहुत स्वस्थ हों, लेकिन सामाजिक रूप से हमको लगातार किसी चीज में संघर्ष करना पड़ रहा है तो हम मान लेंगे कि हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, या साइकोलॉजिकली हमको दिक्कत है तो भी हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है। आजकल तो माना जाता है कि कोविड के बाद से खास तौर से हमारे बहुत सारे लोग जो है वो मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान हैं। उनको शारीरिक परेशानी नहीं है लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान हैं, बीमार हैं। उनको बीमार ही कह सकते हैं आप, स्वस्थ नहीं हैं। तो स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण को प्रोत्साहन देना, इसके अंतर्गत, इस थीम के अंतर्गत काम किया जा सकता है। इस थीम, आप सबके हाथ में एक पोस्टर दिया हुआ है और सभी थीम और सब थीम के अंदर किस तरह के काम हम कर सकते हैं उस बारे में लिस्टिंग भी की हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। एक आध एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि बच्चा जो है ये सोच सकता है या देख सकता है कि कौन कौन से कारक हमारे पारितंत्र में ऐसे हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, या कौन से कारक की अनुपस्थिति हमारे स्वभाव पर बुरा असर डाल रही है या हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है। जैसे अभी आगे हम लोग एक प्रोजेक्ट की बात करेंगे, उस प्रोजेक्ट में मोबाइल फोन को लेकर के काम किया गया है। और आप जानते हैं कि आज के समय में जो मोबाइल फोन है वो हमारे लिए संसाधन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छा संसाधन है हमारे लिए, उसने तमाम श्रम को कम किया हुआ है, लेकिन समस्या भी बना हुआ है। खास तौर से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक है। हालांकि हम उसका उपयोग करना चाहते हैं, उसकी सहायता से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने के दौरान अगर हम उनको मॉनिटर नहीं करते हैं तो वो ऐसा कुछ ज़्यादा सीखते हैं जो उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इस तरह के तमाम थीम, इस तरह के तमाम प्रोजेक्ट हैं जो बच्चों को आप प्रेरित कर सकते हैं, जिन पे वो अपना प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं। तीसरा जो फोकस थीम है, पारितंत्र और स्वास्थ्य के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं, सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर इकोसिस्टम एंड हेल्थ। इस पे हम लोग बहुत सी बात कर सकते हैं। इसलिए बात कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जितनी भी प्रथाएं हैं, जितनी भी लोक प्रथाएं हैं, जितनी भी सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, अगर उनको हम ध्यान से देखने जाते हैं तो हमको पता चलता है कि इकोसिस्टम को स्टेबल रखने के लिए ही वो प्रथाएं बनाई गई हैं। जैसे बहुत सारे लोग मांसाहार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारा हिस्सा दुनिया भर का मांसाहारी है, लेकिन हमारे यहाँ एक विशेष मौसम में मांसाहार निषेध है। अभी चल रहा है, कहते हैं सावन में मांसाहार नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है। एक और कहावत है हमारे यहाँ, कहते हैं कि जिन महीने के नाम में आर या रा नहीं आता है उस महीने में मछली नहीं खानी चाहिए। यानी खाने पीने की आदतों में तमाम लोग प्रथाएं प्रचलित हैं। अब वो महीने कौन से हैं? मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगर आप ध्यान से देखने जाएं तो ये महीना ब्रीडिंग का सीजन होता है। मछलियाँ इस महीने में ब्रीड करती हैं, अंडे देती हैं और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाती हैं। अगर इस समय में उनको संरक्षित किया जाएगा तो इकोसिस्टम के लिए जरूरी चीज जो एक मछली भी है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगी। और अगर इस समय उनको हम नष्ट करेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में उनकी कमी हो जाए और उस कमी से पारितंत्र का एक हिस्सा बिगड़ सकता है। एक्वेटिक जो आपका इकोसिस्टम है वहाँ कहीं न कहीं गड़बड़ होगी। तो साथ ही साथ जैसे सावन का महीना है और इस महीने की स्थिति ये है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे मौसम में अगर आप कुछ भी ऐसा खाते हैं जो तला भुना या गरिष्ठ है तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल होता है, नुकसान पहुंचाता है। इसलिए खाने पीने की आदतों में तो हमारे यहाँ बहुत सारी वंदनाएं हैं। किस मौसम में क्या खाना चाहिए, सुबह क्या खाना चाहिए, शाम को क्या नहीं खाना चाहिए, दोपहर में कौन सी चीजें लेनी चाहिए, किस चीज के साथ कौन सी चीज नहीं लेनी चाहिए, पूरा अगर आप अपने घरों में बात करें तो पूरा एक साइंस तैयार किया जा सकता है इस पे।
तो पारितंत्र और स्वास्थ्य के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं पर बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे यहाँ इस अंचल के बच्चे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी लोक प्रथाएं या ऐसे कल्चरल वो है, सोच है जो पारितंत्र को स्टेबल रखने के लिए ही मुझे लगता है कि बनाई गई है। हमारे जितने त्योहार हैं, हमारी जितनी वर्जनाएं हैं, हमारी जितनी कामनाएं हैं, वो सब का सब इकोसिस्टम से जुड़ी हुई हैं और उस पर हम बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क तैयार कर सकते हैं। चौथा जो फोकस थीम है वो है आत्मनिर्भरता के लिए पारितंत्र आधारित दृष्टिकोण, EBA, इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच फॉर सेल्फ रिलायंस। यानी आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको इकोसिस्टम बेस्ड सोच बनानी होगी, अप्रोच बनाना होगा। और हमारा देश तो कृषि प्रधान देश रहा है। निश्चित तौर पे हमने जो भी अपने लिए, अपने आत्मनिर्भरता के लिए संसाधन तैयार किए थे वो पारितंत्र से जुड़े हुए थे। पशुपालन हो गया, रेशम कीट पालन हो गया, मछली पालन हो गया, या ऐसी ही अनेकों स्थानिक चीजें होती हैं जिनका उपयोग करके हम अपने पारितंत्र को भी सुरक्षित रख सकते हैं और अपने लिए आत्मनिर्भरता भी हासिल कर सकते हैं। अभी इन दिनों में एक विद्यालय के विजिट पर था। विद्यालय मेरा नदी के किनारे है। विद्यालय का नाम है रंजीतपुर चिलबिला। तो वहाँ की जो डेमोग्राफी है, वहाँ के जो बच्चे हैं, उनके बारे में जब मैं बातचीत कर रहा था तो वहाँ के टीचर ने बताया कि इस सीजन में यहाँ के बच्चे मशरूम ढूंढने जाते हैं। मशरूम वो वाला नहीं जो हम लोग खरीदते हैं, जो भूसे के ढेर में पैदा किया जाता है, वो मशरूम नदी के किनारे आज इस समय की जो ह्यूमिडिटी होती है उसमें वो पैदा होते हैं। जिसको जब बच्चे से मैंने बात की कि मशरूम ढूंढने जाते हो तो उसने कहा जी कुकुरमुत्ता। स्थानीय क्षेत्र में बच्चे उसको कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। तो वो जो मशरूम होता है वो बहुत ही पौष्टिक है और बहुत महंगा है। यहाँ के बच्चे अगर वो लेके जाते हैं, चिलबिला में लेके चले जाते हैं तो 250 रुपए किलो वहाँ का कोई भी आदमी उनसे खरीद लेता है। इसलिए वो स्कूल ना आकर के दिन में निकल जाते हैं और मशरूम ढूंढते हैं। अगर उन्होंने 2 या 3 मशरूम ढूंढ लिए तो 1 पाव हो गया उनका, या आधा किलो हो गया। बड़े बड़े होते हैं, मोटे मशरूम होते हैं। तो ऐसी चीजें जो स्थानीय रूप से मिलती हैं उनको व्यवसाय के रूप में बदला जा सकता है और ये हमारे इकोसिस्टम के लिए जरूरी भी है। आपको पता है कि बहुत सारा कूड़ा कचरा नदियों के जरिए अपशिष्ट जो है नदी के किनारे आता है और इस मौसम में उसको अपघटित करके खाद्य पदार्थ में बदल दिया जाता है। जो हमारे अपमार्जक हैं, हमारे जो डिकम्पोजर हैं, उन्हीं के जरिए वो कवक ही तो है, वो तैयार हो जाता है और उसका उपयोग हम कर सकते हैं भोजन के लिए, या कह लीजिए कि उसका उपयोग हम कर सकते हैं अपने लिए कुछ आत्मनिर्भरता पैदा करने के लिए। तो ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट हमारे आसपास मिल सकते हैं जिनका बच्चा जिस पे परियोजना वर्क कर सकता है, प्रोजेक्ट वर्क कर सकता है कि इस इकोसिस्टम में कौन सी चीजों का उपयोग करके हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। 5वां और आखिरी सब थीम जो है वो पारितंत्र और स्वास्थ्य के लिए तकनीकी नवाचार। जाहिर सी बात है कि हमारे पास जितने खेत हैं या कह लें जितनी लैंड है, अगर उस लैंड पर हम पारंपरिक तरीके से खेती करते होते तो आज हम सब भर का अनाज हमारे पास नहीं होता। तकनीकी नवाचार की बदौलत उत्पादन बढ़ा है, साथ ही साथ हमने रोजगार के बहुत सारे आयाम उत्पन्न किए हैं, लेकिन इन सब की वजह से बहुत सारी परेशानियां भी खड़ी हुई हैं। वो जो परेशानियां खड़ी हुई हैं, इसीलिए अब ये कह रहे हैं पारितंत्र और स्वास्थ्य के लिए भी तकनीकी नवाचार की आवश्यकता है। यानी ऐसे टेक्निकल इनोवेशंस हमको ढूंढने होंगे स्थानीय क्षेत्र में, स्थानीय जगह पर, जिसकी सहायता से पारितंत्र को होने वाले नुकसान या हमारे स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके, उसको रक्षित किया जा सके। इसके लिए भी प्रोजेक्ट वर्क किए जा सकते हैं। तो स्वास्थ्य और पारितंत्र के लिए टेक्निकल इनोवेशन कैसे किए जा सकते हैं? बतौर शिक्षक आपके दिमाग में भी बहुत सारा आइडिया हो सकता है, बच्चे के मन में भी आइडिया आ सकता है। यहाँ बच्चों को इसलिए कहा जाता है प्रोत्साहित करने को क्योंकि हमारे अंदर का लगभग आइडिया मर चुका होता है। हमने कहा ना कि टेबल याद किया,
होमवर्क किया, ये करते करते हमारा जो जिज्ञासा का स्तर है वो बच्चे से बहुत नीचे चला जाता है। कोई भी चीज हो रही होती है तो हम मान लेते हैं कि होती है, ऐसा होता है इसलिए होता है, और बच्चा पूछता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे हमको खुजली होती है, खुजली करते रहते हैं, कभी हमने सोचा खुजली क्यों होती है? इसका कोई जवाब है कि खुजली क्यों होती है? वैसे आपका जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, वो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है। आपके शरीर में कोई भी समस्या होती है तो खुद से सॉल्व करने का प्रयास करता है। आपका जो भी रिफ्लेक्स है, जो भी रिफ्लेक्स एक्शन है, वो इसलिए है कि आप अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं। जैसे आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा, आप बेहोश हो जाएंगे, आपका कहीं कोई चीज टच होगी, आप तुरंत वहां से हाथ हटा लेंगे, आपको कहीं पे कोई चीज काट लेगी तो आप वहां पहुंच जाएंगे और उसको पुश करने लगेंगे। लेकिन खुजलाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपना नुकसान करते हैं। अगर आप ज्यादा कस के खुजलाते हैं तो आप अपनी बहुत सारी सेल्स को डैमेज कर देते हैं, मार डालते हैं, और उन सेल्स को बनने में बड़ा समय लगता है। लेकिन फिर भी अगर आपको अवसर मिले और ऐसी कोई समस्या हो तो आप दिन भर खुजला सकते हैं, ऐसा है ना। ये प्रश्न भी प्रोफेसर यशपाल ने किया था एक कार्यशाला में कि व्हाई वी इच, हम इचिंग क्यों करते हैं। बहुत सारे लोगों ने सोचने के बाद उत्तर दिया, बिकॉज इट इज कॉज ऑफ प्लेजर, मजा आती है इसलिए खुजलाते हैं। तो अब इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है कि क्यों खुजलाते हैं, जबकि ज्यादातर काम हम ऐसा करते हैं जिसकी वजह से हमको नुकसान होने से हम बच जाएं, और एक काम हम ऐसा कर रहे हैं जिससे खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि वो जो खुजली हो रही है निश्चित तौर पे कुछ ऐसा यहाँ पहुंच चुका है जो बाहरी है, जिसकी आवश्यकता वहां नहीं है, और हम सोचते हैं कि उसको खुरच खुरच के वहां से निकाल दें, और इसी चक्कर में हम अपनी सेल्स को डैमेज कर लेते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो ये मुख्य विषय हमारा जो था स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारितंत्र को समझना, जिसके अंदर 5 विषय हैं हमारे। अपने पारितंत्र को समझना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, अपने पारितंत्र को समझना, यानी हर बच्चे के लिए उसके गांव का अपना एक पारितंत्र होगा, या उसके आसपास की एक तालाब का दूसरा पारितंत्र होगा और दूसरी जगह दूसरा पारितंत्र होगा। अगर कच्ची नाली होगी तो उसका अपना पारितंत्र होगा, और सीमेंटेड नाली से जल निकासी हो रही होगी तो उसका अपना पारितंत्र होगा। तो अपने पारितंत्र को समझना, स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण को प्रोत्साहित करना दूसरा उपविषय है। तीसरा उपविषय है पारितंत्र और स्वास्थ्य के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं पर काम करना, और चौथा है आत्मनिर्भरता के लिए पारितंत्र आधारित दृष्टिकोण अपनाना, यानी ऐसा अप्रोच लेके आना जो पारितंत्र की स्थिरता को बनाए रखने में सहायक हो, ना कि उसको अस्थिर करता हो। और पारितंत्र और स्वास्थ्य के लिए तकनीकी नवाचार, तो इन 5 उपविषयों पे काम करना है। कैसे काम करना है आगे बढ़ेंगे हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पे जो परियोजना कार्य क्या है इसके बारे में संक्षिप्त लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि परियोजना कार्य स्थानीय समस्याओं पर आधारित होता है, जो मुख्य विषय व उप विषय से संबंधित होता है। यह एक शोध प्रक्रिया है। शोध प्रक्रिया क्या है, उसके चरण क्या होते हैं, आगे पीपीटी में है, उस पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। और वैज्ञानिक चरणों का अनुसरण करते हुए बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं ढूंढेगा। यहाँ पे बतौर गाइड टीचर आपकी भूमिका है कि उसको सही तरीके से समाधान ढूंढने में मदद करें। अप्रोच उसका आप वैज्ञानिक बनाएं और उसके लिए प्रोजेक्ट वर्क बनाने में सहायता करें। इसीलिए हम लोग ये सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रस्तुति की जो भाषा होगी वो या तो हिंदी में होगी या अंग्रेजी में, दोनों ही भाषाओं में हो सकती है। और जो परियोजना रिपोर्ट होगी, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जूनियर समूह जो होगा उसके लिए अधिकतम 20 पृष्ठ की होगी, और जो सीनियर समूह होगा उसके लिए अधिकतम 30 पृष्ठ में होगी, और 4 चार्ट होंगे। और उन चार्टों पे क्या लिखा जाएगा, क्या होगा, ये आगे हम लोग जानेंगे। और बच्चे को या बच्चों का समूह, 2 बच्चों का समूह होगा और एक गाइड टीचर होगा, ये मिलके किसी प्रोजेक्ट वर्क को करेंगे। तो बच्चों का जो समूह है वो मौखिक प्रस्तुति भी करेगा। अब देखिए यहाँ पे एक आपको टाइम स्लॉट दिख रहा है, इस टाइम स्लॉट के बीच ये काम होना है, और इसी टाइम स्लॉट के बीच का हिस्सा ये है जहाँ पे हम लोग उपस्थित हैं। एक कार्यक्रम ये भी था इसी टाइम स्लॉट में। तो विद्यालय स्तरीय बाल कांग्रेस, बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है वो 30 सितंबर 2023 तक करना है।
यानी आप विद्यालय स्तर पे बच्चों को प्रोत्साहित करके बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन करेंगे, वो 30 सितंबर 2023 तक। और नोडल स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 15 अक्टूबर 2023 तक। जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 27 अक्टूबर 2023 तक। और जहाँ तक मुझे पता है कि इसी विद्यालय में ये आयोजन होना है, डेट भी डिसाइडेड है। तो एक बार यहाँ पे फिर मिलेंगे हम लोग 27 अक्टूबर 2023 को ही। और जिला स्तरीय प्री स्टेट बाल विज्ञान कांग्रेस 30 अक्टूबर तक कर लेना है। राज्य स्तरीय लिखित प्रोजेक्ट का मूल्यांकन 10 नवंबर तक होगा। राज्य स्तरीय सम्मेलन जो होगा 25 से 27 नवंबर के बीच। और राज्य से राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित परियोजनाओं और परियोजना में सुधार 10 दिसंबर तक होगा। राष्ट्रीय सम्मेलन 27 से 31 दिसंबर तक होगा। और भारतीय विज्ञान कांग्रेस, देखिए नेशनल लेवल पे पहुंचते ही वहां से बाल विज्ञान हट गया। अब वो भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है वो 3 से 7 जनवरी 2024 के बीच में होना है। तो ये टाइम स्लॉट है, इसी टाइम स्लॉट पे ये सारे कार्यक्रम होने हैं और इसी के बीच में ये कार्यक्रम होना था जिसको हम लोग संचालित कर रहे हैं।